गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पप्पू कुमार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपको 12th क्लास केमिस्ट्री है उसको डिस्कस कर रहा हूं। हमारा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर चल रहा है जो है विलियन। हम विलियन में हमने पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने विलियन होते क्या है, विलियन के प्रकार और उसके बाद में सांद्रता पद लिया था। उस सांद्रता पद में हमने पर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता और मोलरता को डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप में किसी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिसके कारण आने वाले हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक है मोलर नॉर्मलता। अब देखो नॉर्मलता और मोलरता दोनों एक जैसे आयतन पद वाले हैं। तो देखो इसमें इसकी परिभाषा क्या रहेगी। मोलरता की हमने परिभाषा क्या ली थी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, और इसका रहेगा 1 लीटर विलियन में उपस्थित होगा भूले हुई विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। उस विलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसका जो मात्रक है, मात्रक उसको आपको नॉर्मलता मोलरता से रिलेट करना, वहां पे मोल पर लीटर था, यहाँ पर जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मल हो जाएगा, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हो जाएगा इतना ही। अब इसका सूत्र लेते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, नॉर्मलता। नॉर्मलता की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। अब हमारे पास जैसे वहां पे मोल निकाला था वैसे निकालेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये मैं लेता हूं 1, समीकरण 1 तो आ जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब मोल कैसे निकालते हैं, मोल होता है विलेय का भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे क्या जाएगा, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान। विलेय का भार है वो किस में रहेगा, ग्राम में, अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार जाएगा इतने। अब जो यहां से जिसको हम लिख सकते हैं विलेय का भार है तो WB, और ये तुल्यांकी भार है तो EB जाएगा इतना यहां से। तो जो यहां से अपने पास अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो देखो दो गए समीकरण नंबर 2। तो तुल्यांकी भार इक्वल टू मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता कारक, तो जाएगा संयोजकता। मोलर द्रव्यमान तो हो जाएगा MB और संयोजकता कारक स्मॉल n। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब ले लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1, 2 एवं 3 से। जो बेटे यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या आती है, WB अपॉन EB। अब EB है, EB की जगह अपने पास क्या है, MB, तो MB इंटू N ऊपर चला जाएगा। ये देखो ये कैसा है, मैं इसको दोबारा बता देता हूं। यहां से इसमें कि N इक्वल टू यह जाएगा अपने पास ग्राम तुल्यांकों की संख्या WB अपॉन EB इंटू 1 अपॉन आयतन V लीटर में।
जब अपन Eb की जगह क्या रखेंगे, mb अपॉन n, तो ये हो जाएगा wb अपॉन mb, n चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पे v लीटर में। ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला। तो अब उसके बाद में क्या होगा, यदि आयतन ml में हो तो क्या आ जाएगा, आयतन ml में हो तो 1 लीटर बराबर 1000 ml हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, n इक्वल टू wb अपॉन mb इंटू n इंटू 1000 अपॉन v ml हो गया। ये हो गया नॉर्मलता का सूत्र। जाएगा इसमें, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलेन में उपस्थित मिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन। अब ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो अणु उसका आ जाएगा विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, इसको WB, और ये हो गया EB। अब क्या होगा, मोलर द्रव्यमान पता है हमें, तुल्यांकी भार का पता नहीं है। तो तुल्यांकी भार को कैसे ज्ञात करते हैं कि मोलर द्रव्यमान में उसके संयोजकता कारक का भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तुल्यांकी भार आ जाता है। अब इन सभी को हम एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास इसका सूत्र क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू N इंटू 1000 अपॉन V ml हो जाएगा, और ये रह जाएगा लीटर में। अब यहाँ से आता है कि तुल्यांकी, ये अपने पास एक नया शब्द आया है, संयोजकता कारक। नया शब्द क्या है, संयोजकता कारक। तो वो देखते हैं संयोजकता कारक एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो यहां से इसमें एक बार इसको रन कर ऐसे इतना ही। संयोजकता कारक स्मॉल n, तो संयोजकता कारक एक्चुअल में संयोजकता यानी बंध, यानी कितने के साथ वो बंध बना हुआ है। तो यहां से देखते हैं फर्स्ट धनायन। धनायन का संयोजकता कारक क्या होगा, n इक्वल टू होगा धनायन पर उपस्थित आवेश, यानी किसी भी धनायन पे जितना आवेश उपस्थित होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता कारक। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस, K प्लस, Cu प्लस, इन सबका संयोजकता कारक क्या रहेगा, n इक्वल टू 1। ऐसे हो जाएगा Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Va2 प्लस, Cu2 प्लस, Zn2 प्लस, Fe2 प्लस, इन सब का जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ऐसे यूज कर लेते हैं Al3 प्लस, तो इसका संयोजकता कार्य कितना हो जाएगा 3, यानी कि जिसके ऊपर जितना आवेश उपस्थित होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, संयोजकता कारक। फिर बात करते हैं अम्ल। अम्ल में बात करते हैं, यहां से n इक्वल टू होगा, अम्ल के लिए लेते हैं शब्द क्षारकता, और क्षारकता का अर्थ होगा त्यागे जा सकने वाले, त्यागे जाने वाले H प्लस की संख्या, यानी कि जो अम्ल जितने H प्लस त्यागता है वो उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है, और वो किसके इक्वल होती है, संयोजकता कारक के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, H3PO2, HNO3, HCN, इन सब की संयोजकता कारक कितनी होगी, 1, क्योंकि इन सभी में केवल एक H प्लस दिया जाता है। इसमें 3 है लेकिन देता 1 ही है। ऐसे हो जाएगा यहां से H2SO4, H2CO3, H3PO3, इसका n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही यूज कर लेता है H3PO4, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3, संयोजकता कारक हो जाएगा। उसके बाद में लेते हैं क्षारकता, सॉरी इसमें थर्ड क्षारक है, ये क्षार है,
उसके लिए जो हम यूज करते हैं एन होगा अम्लता के इक्वल, और अम्लता का अर्थ क्या होगा यहां से त्यागे जाने वाले OH माइनस की संख्या, जो कैसे NaOH, KOH, RbOH, इन सब के लिए N की जो वैल्यू है, ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के लिए जो N की वैल्यू होगी वो होगी 1। ऐसे CaOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, इन सब की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। और एक और ले लेते हैं AlOH थ्राइस, इसकी हो जाएगी 3। हो जाएगा बेटा इतने। तो N की वैल्यू ध्यान में क्या रखना है कि यदि किसी धनायन पूर्व उपस्थित आवेश है वो क्या रहेगी N की वैल्यू रहेगी। ऐसे अम्ल के द्वारा जितने H+ दिए जा सकते हैं वो उसकी हो जाएगी क्षारकता, और वो क्या होती है N के इक्वल होती है। और क्षारक या क्षार के द्वारा अम्लता होती है, अम्लता का अर्थ त्यागे जाने वाले OH माइनस की आयन संख्या। तो जिसमें जितने OH है वो उसकी क्या हो जाएगी अम्लता हो जाएगी। अब इसके लिए क्षारकता अम्लता क्यों लेते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार को उदासीन करता है इसलिए क्षारकता कहते हैं, और क्षार अम्ल को उदासीन करता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अम्लता यूज करते हैं। ये हो गई यहाँ पे संयोजकता कार्य। हो गया बेटा इतना ही। अब बात करते हैं यहाँ से इसमें नेक्स्ट अपने कुछ इसमें रिलेशनशिप रहते हैं जो इजीली अपन न्यूमेरिकल करने के लिए काम में यूज करेंगे। अब देखो यहां से इसमें कुछ शब्द लेते हैं यहां से इसमें ये पॉइंट है, यहां से न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आते हैं और कंप्यूटेशन में भी। मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध। देखो मोलरता नॉर्मलता तो ये हो गई। मोलरता क्या होती है M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmL, यानी कि यहाँ पे N वो एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ से इन दोनों के बीच में संबंध क्या निकाल सकते हैं कि इतना जो अपने पास WB MB ये 1000 अपॉन M, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं तो N इक्वल टू, तो यहां से हो सकता है नॉर्मलता इक्वल टू संयोजकता कारक इनटू मोलरता, यानी कि N इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N। यानी यदि किसी विलयन की यदि मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता ज्ञात करना है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया 0.5 m NaCl विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो यहां से आपको m की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 और n फाइंड करना है तो n इक्वल टू n इंटू m होता है, और n की वैल्यू यहाँ पे NaCl है तो Na पे कौन सा चार्ज है +1 है, तो +1 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.5, तो ये भी हो जाएगा 0.5 n। बहुत सिंपल होता है, n प्लस n से गुणा करना होगा। अब यदि मैं इसकी जगह H2SO4 ले लेता तो H2SO4 के n की वैल्यू 2 होती है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर सेकंड आता है इसमें रिलेशनशिप, मोलरता एवं मोलरता में संबंध। ये कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बनता है नॉर्मलता के लिए, सॉरी मोलरता के लिए और मोलरता के लिए। तो स्मॉल m इक्वल टू 1000 कैपिटल M यानी मोलरता अपॉन 1000 D माइनस m इंटू MD। यहाँ पे जो D होगा वो होगा घनत्व, हो जाएगा घनत्व m है वो क्या रहेगा यहाँ पे मोलरता, यह आ जाएगी मोलरता
और एम भी है, वो क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान। हो गया इतना ही। तो इसके बाद में एक और संबंध देख लेते हैं। यदि विलयन की प्रतिशत मात्रा एवं घनत्व दिया हो, यानी कि आयतन नहीं दिया, यानी कि यहाँ पे चल कर दे रखा है विलयन की प्रतिशत मात्रा और घनत्व दिया हो, यदि ओनली घनत्व दिया हुआ हो, आयतन नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डी इंटू 10 अपॉन m b हो जाएगा। और n ज्ञात करना है तो इसको n से कर दो, P इंटू डी इंटू n इंटू 10 अपॉन m, ये ध्यान रखना। P यहाँ पे आ जाएगा प्रतिशत मात्रा और d यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनत्व। ओके, इतना आ गया समझ में। तो ये हो गया मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, यानी संयोजकता कारक से गुणा करवाना है। मोलरता और मोलरता में संबंध, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना। डायरेक्ट कर सकते इससे। और एक दे रखा है कि यदि आयतन नहीं दिया हो और आपको मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करनी हो, तो हम उसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल होता है इसमें। तो देखिए इतना ही। अब यहाँ से ये इसलिए दिया जाता है कि यदि आपको आयतन नहीं दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ, तो पहले घनत्व से हम आयतन ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में प्रतिशत वगैरह को लेके तो फिर जाके आता है। डायरेक्ट अपन इससे करेंगे तो बहुत इजीली क्या हो जाता है, 16 आउट हो जाता है। तो देखो यहाँ से इसका एक क्वेश्चन लेते हैं इससे संबंधित। यदि W/V NaOH विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जो बेटा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको प्रतिशत दे रखा है, ये हो गया प्रतिशत और ये क्या हो गया, घनत्व। तो आपके पास मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की जगह कितना रखना आपको 5 ओनली, D की जगह कितना रखना 1.25 रखना है, और इसकी जगह 10 अपॉन NaOH का कितना होता है 40। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये बताओ, 6.25 कितना जाएगा, 6.25 डिवाइडेड बाई 4, तो यह जाएगा 1, उसके बाद में 12 यानी कि 2, 5, 1.25 ये है बेटा। सोल्व करते हैं तो इसको 625 इसका 1.25, हाँ ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से इनसे, अब देखते हैं नॉर्मलता से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक नॉर्मलता का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर विलयन बनाया गया हो, तो विलयन की
सांद्रता, नॉर्मलता एवं मोलरता में ज्ञात कीजिए। जो क्या जाएगा यहाँ से, इसमें आपको क्या दे रखा है, WB दे रखा है कितना, 9.8 ग्राम। तो एक नहीं, अब यहाँ से इसका जो मोलर द्रव्यमान है H2SO4 का होता है, H2SO4 के लिए देखो 2 + 32 + 16 × 4 टोटल आता है 98 हो जाएगा। यहाँ पे B का जो है 5 लीटर दे रखा है, तो अपने पास रह जाएगा N इक्वल टू क्या होगा, पहले M फाइंड कर लो और फिर आ जाएगा N, और N की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 2। तो M इक्वल टू, यदि आपको नॉर्मल तक पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो देखो अपन पहले क्या कर लेते हैं, इसमें मोलर था, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे WB/MB × 1/V लीटर में। WB की वैल्यू कितने, 9.8, यह है 98 × 1/5। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 10, यह देगा 1/50, 1/50, और 1/50 को जब हम क्या करते हैं यहाँ से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.02 N। अब यहाँ से नॉर्मल था, तो नॉर्मल था, या तो फॉर्मूला रखो या दोबारा हम क्या कर सकते हैं, N × M, तो इसकी वैल्यू 2 और यहाँ पे 0.02, तो यह जाएगा 0.04 N। यह आ गई इसकी नॉर्मल हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और परमानेंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, या तो थ्योरेटिकल आ जाएगा या आ जाएगा आपके न्यूमेरिकल। तो इनको आपको बिल्कुल डिटेल से इजी वे में समझना है, प्रेशर नहीं लेना कभी भी माइंड में। हमेशा आपको केवल किसी भी जो टॉपिक चल रहा है उसका मेन क्या है वो ध्यान में रखना है। तो आपको बस यह देखना, भार क्या दे रखा, मोलर द्रव्यमान परमानेंट निकलेगा किससे, उसके सूत्र से, और आयतन दे रखा, लीटर में दे रखा या ml में दे रखा, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसे ये इजीली क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ओके बेटा, इतना ये हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना मोल अंश। और मोल अंश क्या होता है, या मोल भी इसको डिनोट करते हैं x से। आप यहाँ पे स्मॉल x भी ले सकते हो, कैपिटल X भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो मोल अंश, अंश आ गया, अंश होता है भिन्न, अंश का क्या होता है, भिन्न होता है। जब हम भिन्न ज्ञात करते हैं तो भिन्न में क्या होगा, गिवन अपॉन टोटल, भिन्न क्या होता है, दिया हुआ अपॉन कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल, यानी कि जो मोल है उसकी भिन्न निकालनी है। तो मोल भिन्न एक्चुअल में होती क्या है, तो मोल भिन्न के लिए रह जाएगा यहाँ से कि मोल भिन्न इक्वल टू x, ये हो जाएगा अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के कुल मोल। बेटे नहीं, इसको हम लेते हैं n, और ये भी n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी परिभाषा ये होती है कि मोल भिन्न क्या होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाती है, मोल भिन्न कहलाती है। अब हमारे पास यदि मोल ज्ञात हो जाए तो मोल क्या होंगे बेटा, तो मोल होता है विलेय अवयव का, अवयव या विलेय है जो भी है, अवयव के मोल, सॉरी अवयव का भार अपॉन मोलर द्रव्यमान या मोलर भार। यहां से होता है अवयव का भार, इसको हम डिनोट करते हैं WB, और ये हो जाएगा ये W, और ये हो जाएगा M। तो देख बेटे इतने। अब यहां से देखो, इसमें यदि किसी हमारे पास यदि दो अवयव है, यदि विलयन में दो अवयव हो, अवयव A एवं B हो, तो यहां से क्या हो जाएगा मोल, तो अवयव A के मोल, तो अवयव A का मोल क्या हो जाएगा यहाँ से
तो ये हो जाएगा Na इक्वल टू WA/Ma। ओके बेटा, इतना ही। फिर इसके बाद में बात करते हैं यहां से अवयव बी के मोल। तो NB इक्वल टू WB/MB। इतना हो बेटा, इतना ही। अब यहां से यदि मोल भी निकाले तो अपने पास क्या आ जाएगा यहां से मोल। इसको एक तो ये से निकाल सकते हैं, दूसरा उसके बाद में आगे देखते हैं यदि अवयव A एवं B के मोल भिन्न क्रमशः XA एवं XB हो तो क्या हो जाएगा यहां से अवयव A के मोल भिन्न, क्या हो जाएगा यहां से अवयव A के मोल भिन्न। तो अवयव A के मोलों की संख्या, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Na से। और कुल मोल क्या हो जाएगा Na प्लस NB। हो जाएगा बेटा, इतना ही। फिर इसके बाद में आ जाएगा अवयव B के मोल। अवयव B के मोल तो क्या हो जाएगा यहाँ मोल भिन्न, इसको हम लेते हैं X से। और ये हो जाएगा XB इक्वल टू NB/Na प्लस N। इतना हो गई। अब उसके बाद में होता है कि इसका जो मान होता है एक्चुअल में कितना होता है, इन दोनों का योग XA प्लस XB इक्वल टू XA की वैल्यू क्या रहेगी Na प्लस NB प्लस NB/Na प्लस NB। इन दोनों का हर समान है, तो ये क्या हो जाएगा XA प्लस XB इक्वल टू Na प्लस NB/Na प्लस NB। कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, यानी कि मोल भिन्न का सभी घटकों का योग कितना होता है 1 होता है। अब यदि दोनों में से किसी एक दिया हुआ है, दूसरे को ज्ञात करना तो 1 माइनस XB, और एक क्या हो सकता है XB इक्वल टू 1 माइनस XA। ये से नहीं, ये हो गया मोल भिन्न। अब जब यहां से जो मोल भिन्न है ये हो जाएगा ऐसे मोल भिन्न। अब मोल भिन्न है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पे आप इजीली इनको समझ जाओगे। तो देखो यहां से इसमें चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। चलो इसको रख कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है 7.8 ग्राम बेंजीन में बेंजीन अपन लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल C2H5OH 24/6/16 4.6 ग्राम एथेनॉल को 36 ग्राम जल में घोला जाता है, तो प्रत्येक घटक का संगठन ज्ञात कीजिए। संगठन, जब भी संगठन आता है आपको मोल भिन्न, संगठन का मतलब होगा कितना मोल अंश है। तो देखो बेटा यहां से तो यहाँ पे जाएगा Na, एथेनॉल ले लेता हूं, तो इसके मोल क्या इससे निकालोगे, इसका भार अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 46, तो इसका हो जाएगा 1/10 और 1/10 रहेगा तो आ जाता है 0.1।
हो गया बेटा। एन डब्ल्यू वाटे के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे 36/18 फिर हो जाएगा 2, हो गया इतना ही। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे, Na प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू 0.1 प्लस 2, तो 2.1 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से एक्स ए यानी कि एथेनॉल के मोल बिन क्या हो जाएगा, एथेनॉल का अंश कितना 0.1, ये हो जाएगा 2.1, और एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2.1। जब हम इनको सोल्व आउट कर लेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और यहाँ से पॉइंट को तो 20, तो यहाँ से 20/21 और ये जाएगा 1/21। अब जब अपन यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो जब यहाँ से 21 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यह जाएगा 0.04, तो इसका अपने आ जाएगा 0.06 नहीं, इसका वैसे निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एक तो ये तरीका इसको सोल्व कर लेना, एक हो जाएगा यहाँ से एक्स डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा इसमें 1 माइनस एक्स ए, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0.04, यहाँ तो इसमें से इसको निकालते हो तो क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 माइनस 0.04, तो ये 6, यहाँ से 9 है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.96। ओके, दोनों को टोटल करते हो तो याद है, तो ये इसका हो गया मोल बिन, हो गया ठीक है। तो जब भी जिसके दे रखे उसका आपको बाहर दिया हुआ मिलेगा, पहले उनके बाहरों के आधार पर इनके मोल निकालने हैं, फिर मोल निकालने के बाद उनका टोटल करना है, फिर उसके बाद जिसका पूछा उसके मोल अपॉन कुल मोल, देख बेटा इससे मोल भी निकल जाएंगे। यदि 2 घटक होते तो एक को ज्ञात कर लो, फिर दूसरे को डायरेक्ट आप इसमें इतना प्रोसेस न करने की बजाय डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डब्ल्यू बी जो भी है उसमें से 1 में से जो सोल्व किया उसको घटा दो, तो बाकी का जो बचा हुआ इसका क्या आ जाएगा, मोल भी ने आ जाएगा। ओके, इतना आया समझ में। इसमें किसी को कोई डाउट, यदि डाउट हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, जिससे उसको फिर तुरंत ही सोल्व आउट कर दूं। अब देख, इसके बाद में रहेगा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो रहेगा इसमें एक सांद्रता पद और रह गया, वो रह गया पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए कोई बस को हमारा एक सांद्रता पद हो रह गया पार्ट पर मिलियन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे, और उसके कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैसे क्या कि मोलरता और जो मोलरता उसके बीच में संबंध क्या होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे, संबंध बता ही दिया है। उसके बाद में पीपीएम है, उसको समझ के उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपका ये जो सांद्रता वाला पद है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह है इनसे जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उनसे संबंधित आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद यदि आपको किसी में प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं तुरंत सोल्व कर दूंगा। ओके बेटा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश और नए उमंग के साथ और नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।